दोस्तों नमस्कार। मुंबई का किंग कौन? भिखू महात्रे। यह दरअसल फिल्मी डायलॉग है, अंडरवर्ल्ड पर बनी फिल्म का एक डायलॉग है। लेकिन आज की तारीख में मुंबई में जो कुछ हो रहा है उसमें अगर इसी डायलॉग को दोबारा पूछा जाए कि मुंबई का किंग कौन, तो यकीन जानिए हर की जुबान पर होगा राजनीतिक सत्ता। जिसकी सत्ता रही वही किंग रहा, अंडरवर्ल्ड उसी के मातहत चला, मुंबई पुलिस महाराष्ट्र पुलिस उसी के तहत काम करती चली गई। और फिर जो जो शब्द, चाहे वो उगाही के हों, चाहे वो वसूली के हों, चाहे वो ड्रग रैकेट के हों, चाहे फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपराधियों को शरण देने या उन्हें भगाने के हों, या फिर मुंबई के भीतर जमीन की खरीद फरोख्त हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़े बिजनेस में करोड़ों की वसूली हो, किसी भी घर को कहां पर खरीदना है और किसके जरिए कितना वसूलना है, ये सारे धंधे मुंबई के भीतर क्या अब भी चल रहे हैं? यह सवाल आज मौजू हो चला है। इसलिए क्योंकि बात तो निकली थी आर्यन खान के ड्रग्स को लेकर, बात तो निकली थी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर। लेकिन यह मामला जिस तरीके से पैर पसारते चला जा रहा है और राजनीतिक दल आमने सामने आकर एक दूसरे का कच्चा चिट्ठा खोलने पर तुल गए हैं, लग ऐसा ही रहा है अंडरवर्ल्ड मुंबई में मरा नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। टेलीफोन अब भी दुबई से आते हैं, अंडरवर्ल्ड की कार्रवाई अब भी मुंबई शहर में होती है, अपराधी अब भी जेल से अपना काम करते हैं। और ये सारी बातें मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री यानी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मुंबई में बैठकर फडणवीस जो बातों का जिक्र कर रहे हैं, मौजूदा वक्त में उद्धव सरकार के साथ एनसीपी का भी गठजोड़ है और उसके नेता और मंत्री नवाब मलिक जिन बात का जिक्र कर रहे हैं, और इन दोनों को लेकर बीजेपी के अलग अलग नेता जिस तरीके से कैमरे के सामने आ रहे हैं, दरअसल उसने उस कलई को ही खोल कर रख दिया है जहां पर आज इस जिक्र को करने की जरूरत है कि अंडरवर्ल्ड खत्म नहीं हुआ है और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई पूंजी और उसका साम्राज्य राजनीतिक दलों के नीचे किस तरीके से काम करता है और उससे कितने बड़ी तादाद में राजनीतिक पैसे की उगाही होती है, यह भी किसी से छुपा नहीं है। आज हमें लगता है उन पन्नों को खोलने की जरूरत है जो 1993 के ब्लास्ट के बाद से मुंबई शहर को थर्राते हुए इस देश की समूची इकोनॉमी और इस देश के भीतर में क्रिमिनल नेक्सस को लेकर 1993 की वोरा कमेटी की रिपोर्ट और उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशंस की जो भी जांच रिपोर्ट आई वह दोबारा सतह पर है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड सतह पर है। क्योंकि इस दौर में जो रैकेट्स चल रहे थे वो राजनीतिक तरीके से बदलते चले गए। याद कीजिए 1993 में ब्लास्ट के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक सत्ता शिवसेना और बीजेपी की आई थी 1995 से लेकर 1999 तक। उसके बाद से कांग्रेस और एनसीपी का साम्राज्य रहा या उनकी सत्ता रही। 2014 में सत्ता पलटी और एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना की सत्ता आ गई। 2019 के बाद फिर सत्ता पलटी, लेकिन इस बार शिवसेना अगुवाई कर रही थी और पीछे कांग्रेस और एनसीपी खड़ी थी। राजनीतिक घालमेल इस दौर में होते रहा, लेकिन अंडरवर्ल्ड के भीतर कोई घालमेल नहीं हुआ। राजनीतिक तौर पर दल परिवर्तन नेता चाहे करते रहे हों, लेकिन इस दौर में अंडरवर्ल्ड के साथ जो तस्वीरें इस दौर में सियासत दिखला रही है, विपक्ष के नेता दिखला रहे हैं, उसमें किसी भी नेता का नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए चेहरे के साथ आप जोड़ सकते हैं। यह खुला ऐलान है। उन चेहरों में शरद पवार का जिक्र कीजिए, उद्धव ठाकरे का जिक्र कीजिए, देवेंद्र फडणवीस का जिक्र कीजिए, नवाब मलिक का जिक्र कीजिए, सारे नाम एक के बाद एक भारतीय राजनीति के उत्कृष्ट नाम हैं। लेकिन इस दौर में जैसे ही आप नाम लेंगे सरदार शाह वली खान, आप नाम लेंगे मोहम्मद इशाक खान, आप इस दौर में नाम लेंगे रियाज भाटी, और इस प्रक्रिया में दर्जनों नाम जो उभर कर सामने आए हैं, हर नाम कहीं ना कहीं उस क्रिमिनल एस्पेक्ट से जुड़ा रहा जो अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता था। इसमें आप इकबाल मिर्ची का नाम ले सकते हैं, आप छोटा राजन का नाम ले सकते हैं, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की दुनिया को मुंबई शहर ने जिस तरीके से दशकों तक देखा है उसकी एक ऐसी लकीर है जो शायद लगता रहा कि मौजूदा वक्त में खत्म हो गई है, लेकिन नहीं, यह खत्म नहीं हुई है। क्योंकि इस दौर में जब सेफमा बना, सेफमा यानी स्मगलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट, यह जब लाया गया और इसके जरिए इस बात का जिक्र किया गया आखिर अंडरवर्ल्ड कहां पर है और उसके जरिए जितनी भी पूंजी और जितनी भी जमीन और जितनी भी बिल्डिंगें हैं उसे अपने कब्जे में लीजिए और उसको बेचने की प्रक्रिया की शुरुआत कीजिए। कई बिल्डिंगें बिकी भी। लेकिन क्या वाकई आपको पता है कि इस दौर में जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, उस दौर में शिवसेना बीजेपी की सरकार से लेकर कांग्रेस और एनसीपी से होते हुए शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी की मौजूदा सरकार तक के दौर में 20 ऐसे मुंबई पुलिस के महारथी हैं जिनको निकाला गया, डिसमिस किया गया या सस्पेंड किया गया। ये सारे प्रमुख हैं।
इसके अलावा दर्जनों ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिनके ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड से जुड़े रहे। इस दौर में लोगों ने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम भी जाने और उनके जरिए क्या ताल्लुकात अंडरवर्ल्ड के साथ थे यह भी समझा। इसी दौर में मौजूदा वक्त में जो मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं आर के सिंह, एक वक्त यह अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में चले जाइएगा तो उस समय गृह सचिव भी हुए थे। गृह सचिव उस दौर में जब मोदी काल में यह गृह सचिव भी हुए और बाद में यह नेता बनकर मंत्री भी बन गए। लेकिन इन्होंने एक बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के काल में दुबई में दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए जो एक ऑपरेशन चलाया गया था उसको भी मुंबई के पुलिसकर्मियों ने लीक कर दिया था, जिसके बाद दुबई से दाऊद भाग गया और छोटा राजन वहां पर पकड़ में आया। ये सारी चीजें क्या बतलाती हैं? हमें लगता है जब आज इस बात का जिक्र है कि किसने सरदार शाह वलीयान खान से कौन सी जमीन खरीदी, किसने इशाक पटेल से क्या कुछ खरीदा, उसके कौन से रिश्ते दाऊद की बहन के साथ थे, या फिर जिस तरीके से जिक्र इस दौर में रियाज भाटी का हो रहा है और उसकी तस्वीरें लगातार चस्पा की जा रही है हर नेता के साथ, तो हमें लगता है कि इस बात को आज समझने की जरूरत है। जो कमेटी जो बनी सैफमा की, उसने जब जानकारी दी कि मुंबई शहर ही नहीं बल्कि देश और देश भर में अलग अलग जगहों पर तकरीबन 80,000 करोड़ की संपत्ति दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ी हुई है, उसको कब्जे में लेना होगा। कुछ जमीन ली गई, कुछ मकान लिए गए, कुछ बिल्डिंगों को ले गया, कुछ नहीं लिया गया, लेकिन उसका दायरा इतना बड़ा है तो उस दायरे के भीतर में बीते 15-20 वर्ष में तो हर राजनीतिक दल ने कमोवेश हर राज्य में सत्ता भोगी, तो भी क्यों उसके हाथ में कुछ नहीं आया। ठाणे, मुंबई, नासिक, कोकण, अहमदाबाद, ये वह जगह पर है जहां पर अंडरवर्ल्ड की बिल्डिंगें निर्धारित की जानकारी मिली, पुलिस को जानकारी मिली और स्मगलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट के बनाने वाली सैफमा को भी इसकी जानकारी मिली। इसके अलावा सूरत, नवसारी, पोरबंदर, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, देहरादून, चंडीगढ़, हरियाणा, नोएडा, केरल, हैदराबाद, बेंगलुरु, गोवा, लखनऊ, दिल्ली, 80,000 करोड़। यहां पर साउथ मुंबई में ही लगभग 100 प्रॉपर्टीज की जानकारी मुंबई पुलिस के पास भी है। इसके अलावा जो लैंड था, जो जमीन थी, जो बंगला था, जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट चल रहे थे, जो मॉल चल रहे हैं, जो 5 स्टार होटल्स चलते हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट बिल्डिंग होती हैं, उन सभी में अंडरवर्ल्ड की कहीं ना कहीं दखल और कहीं ना कहीं उनका कब्जा। क्या सबको हाथ में लिया गया, या फिर जिन्होंने हाथ में लिया क्या उन पर कोई नकेल कसी गई? लेकिन नकेल कसने के तौर तरीके और किस तरीके से इस दौर में जब नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस आमने सामने खड़े रहे, तो हमें लगता है कि एक रिपोर्ट, सरकार की रिपोर्ट जो इस बात की जानकारी देती है उसको भी जरा जान लीजिए, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़ी हुई थी और उसमें बड़ी हिस्सेदारी पुलिस की रही है। यही वो नेक्सस है जिस नेक्सस का जिक्र अपने तौर पर माफिया, बिल्डर्स, अंडरवर्ल्ड, फिल्मी दुनिया के लोग, पॉलिटिशियंस, ये सारी चीजों का जिक्र 93 में वोरा कमेटी की रिपोर्ट ने कर दिया था और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का जिक्र उसमें किया गया था। लेकिन वह कौन कौन से काम है जहां से उगाही होती है? गवर्नमेंट की रिपोर्ट बताती है रियल एस्टेट का धंधा हो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, क्रिकेट बैटिंग हो, फिल्म फाइनेंसिंग हो, हवाला ट्रांजैक्शन हो, ऑयल थेफ्ट यानी कि उसकी भी चोरी, तेल की चोरी और उसमें मिलावट करना, एडल्ट्रेशन भी करना, नैरकोटिक्स जिसको लेकर एनसीबी को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, यह भी उनके दायरे में आता है। गोल्ड स्मगलिंग, बॉटलिंग, शेयर मार्केट, एक्सटॉर्शन रैकेट, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, प्रोटेक्शन मनी, यानी वसूली भी करेंगे, प्रोटेक्शन भी देंगे और कोई क्षेत्र आपको लगेगा नहीं कि ये चीजों इसके बाद से बच गई।